अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। बच्चे, मैंने आप लोगों को जो है वो लिंक ईमेल कर दिया हुआ है, ठीक है। और ग्रुप में एक मैसेज भी कर दें कि क्लास ज्वाइन कर लें बच्चे। मैम किया था मैंने मैसेज, वैसे अभी अगेन कर देती हूँ। बेटा, आप लोगों को कल के लेक्चर की समझ आई थी? किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम अगर हमने प्लूरल एफ्यूजन देखनी है, ठीक है, तो उसमें हम पेशेंट को डेक्यूबिटस पोजीशन पर मतलब उसकी पोजीशन डेक्यूबिटस रखेंगे। सम टाइम्स ऐसा होता है कि हमें जो है वो एपी या एपी या या पीए पे जब जो है वो नज़र नहीं आती प्लूरल एफ्यूजन, लेकिन हमें सस्पिशन होती है, क्लिनिकली सस्पिशन होती है जो है वो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, पेशेंट के फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन से, पल्पेशन से कि जो है वो प्लूरल एफ्यूजन है, तो उस केस में फिर जो है वो हम एक्सटेंसिव व्यूज़ या जो है वो अदर प्रोजेक्शंस की तरफ जो है वो जाते हैं। ओके। और बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास आप लोगों को समझ आ गई थी? यस मैम। मैम आपने पीडीएफ पीपीटी फाइल शेयर की थी एलएमएस पे कल। बेटा, मैंने जो है वो गूगल ड्राइव का जो फोल्डर का लिंक शेयर किया हुआ है एलएमएस पे। आप जब उस लिंक को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और जो रिकॉर्डिंग्स का जो लिंक गूगल एलएमएस पे मैंने शेयर किया हुआ है गूगल ड्राइव का, आप वो खोलेंगे तो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग्स तो मिल गई थी, बस वो फाइल का पूछ रही थी। बस वो आप गूगल ड्राइव का जो है वो खोलेंगे, जब लिंक खोलेंगे तो वो आपको वहाँ पे अब कल ही मैंने कर दी थी। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? कौन सा बच्चा बताएगा चेस्ट एक्सरे की क्या इंडिकेशंस होती हैं? हम्म? गाजिया वसीम, आप बताओ। मरियम आरफ, आप प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट मैम। बेटा, चेस्ट एक्सरे की इंडिकेशंस बताएं। मैम टॉक्सिक मेगाकोलोन इन एक्यूट आईबीडी, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। बेटा, ये तो आप अब्डोमेन की बता रहे हो ना? ओके। मैम मैं बताऊँ? जी बेटा, बताओ। मैम इन्फेक्शन हो जाए, नमूनिया हो जाए, प्लूरल हम्म, एफ्यूजन हो जाए, या फिर कोई ट्रॉमा हो जाए, निमोथोरेक्स वगैरह, एस्थमा, इस टाइप की कोई चीज़ हो तो हम एक्सरे करते हैं ना चेस्ट का। ठीक है। और वैसे भी जो है बिफोर कोई भी सर्जरी है उसके उससे पहले जो है वो चेस्ट एक्सरे रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। और क्या प्रिपरेशन होती है चेस्ट एक्सरे के लिए?
मैम ज्वेलरी अगर कोई वेयर की हुई है तो वो रिमूव करवाते हैं, और अगर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी क्लॉथ पे मतलब जो उसने ड्रेस वेयर किया हुआ उस पे या कोई ऐसे मिरर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है क्लॉथ पे तो वो रिमूव करवाते हैं। और बाकी जो है वो आप लोगों को मैं फिर एक बार जो है वो समराइज़ कर देती हूँ कि बेसिकली आपको जो है वो किसी भी एक्सरे एग्जामिनेशन से पहले जो है वो उसकी इंडिकेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई ये हम एक्सरे क्यों करवा रहे हैं, उस एक्सरे की प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, बेसिक व्यूज़ जो हैं वो पता होने चाहिए। लाइक इन केस ऑफ जो है वो हमारे पास चेस्ट में हम जो है वो बेसिक व्यू जो है वो मेनली पीए और एपी करते हैं, और हमारे पास अपडोमन में हमारे पास सुपाइन या इरेक्ट अपडोमन करते हैं। इसी तरह से जब हम अब स्केलेटल कंडीशंस की तरफ जाएंगे, लाइक अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब की तरफ जाएंगे, जॉइंट्स की तरफ जाएंगे, तो इसमें जो है वो एपी और लेटरल जो है वो मेन टू प्रोजेक्शंस जो है वो की जाती हैं बेसिक, विदाउट मतलब लाइक वन प्रोजेक्शन में हमें कभी भी जो है वो कंफर्मेशन नहीं होती अबाउट द फ्रैक्चर, अबाउट द डिजीज़, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ ऑल अबाउट द स्केलेटल कंडीशंस। मेनली जो इसकी जो है वो जो इंडिकेशंस हैं दैट आर फ्रैक्चर्स, ओस्टियोमाइलाइटिस, जो है इंफ्लेमेशन ऑफ द बोन सेल्स, स्ट्रक्चरल अपनॉर्मल एनॉमलीज, ठीक है, जो है वो उसकी बोन्स प्रॉपर ग्रो ही नहीं हुई, या जो है वो एनॉमलीज के साथ जो है वो बच्चे जो है वो पैदा हुए हैं, एंड डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़, इसमें जो है वो हमारे पास ओस्टियो आर्थराइटिस और ओस्टियोपोरोसिस वगैरह जो है वो चीज़ें आ जाती हैं इन डीजनरेटिव जॉइंट कंडीशंस में, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने जो है वो पेल्विस पे जो है वो एंड किया था, ठीक है। तो पेल्विस के बाद जो है वो हम लोअर लिम्ब ही कंटिन्यू रखेंगे, और लोअर लिम्ब में हमारे पास जो है वो हमने पेल्विस अगर कर लिया तो हमारे पास नेक्स्ट इज फीमर। द इंटीरियर पोस्टीरियर फीमर व्यू इज अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सीरीज एग्जामिनिंग द फीमर इन इट्स इंटायरिटी एंड इंक्लूडिंग द हिप एंड नी जॉइंट, ठीक है। अब फीमर का जो है वो मोस्टली एपी व्यू किया जाता है, इसमें जो है वो हम इंक्लूड करते हैं उसकी अलाइनमेंट को देखने के लिए हिप जॉइंट को या नी जॉइंट को। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास मशीन इतनी अच्छी नहीं होती, या हमारे पास डिटेक्टर इतना अच्छा नहीं होता, उसका साइज़ छोटा होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक फ़िल्म पे फीमर विद हिप जॉइंट जो है वो मिडल तक कर लेते हैं इमेजिंग, और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फिल्म होती है उस पर हम जो है वो फीमर विद नी जॉइंट जो है वो कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फीमर की पूरी जो है वो इमेजिंग आ जाती है, ठीक है। मोस्टली जो है वो हमारे पास इसमें अगर आप देखो बेटा, तो इसमें हमने जो है वो मिडल तक जो की है फीमर की इमेजिंग, वो हमने हिप जॉइंट के साथ की है, ताकि हमें पता चले कि जो है वो इसकी अलाइनमेंट हिप जॉइंट के साथ कैसी है, और जो हमारे पास नी जॉइंट नेक्स्ट यही फीमर जो है उसी की हमने जो है वो नी जॉइंट दूसरी फिल्म पे इंक्लूड करके उसका जो है वो रेडियोग्राफ दे दिया है, ताकि हमें जो है हिप जॉइंट और नी जॉइंट के साथ फीमर की अटैचमेंट जो है वो एक साथ नज़र आ जाए, ठीक है। अब फीमर हमें पता चल गया कि मोस्टली जो है फीमर फ्रैक्चर के केस में, या फीमर जो है वो किसी सस्पिशन ट्यूमर या मैस वगैरह की सस्पिशन हो, तो उसके लिए जो है वो किया जाता है, फीमर का एक्सरे किया जाता है। तो कॉमन कंडीशंस यही आती हैं हमारे पास हॉस्पिटल में। तो फीमर के बाद हमारे पास है नी जॉइंट, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी इंडिकेशंस भी बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एज 55 ईयर्स आर ओवर, ठीक है। आपको भी पता है कि जब जो है वो 50 या 55 ईयर्स जो है वो एज क्रॉस होती है, तो बॉडी में जो है वो ओस्टियो आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस और जो है वो ओस्टियोफाइट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो लाइक कैल्शियम और विटामिन जो है वो ख़त्म, उसकी सप्लीमेंट्स जो है वो बॉडी के अंदर से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, बोन्स वीकर होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जॉइंट स्पेस इन रिजल्ट जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, ठीक है।
तो कॉमन कंडीशन है इनके साथ पेशेंट पेन के साथ आते हैं, ठीक है, तो हम जो है उनका एक्सरे करते हैं नी जॉइंट का। टेंडरनेस एट द एंड एट द हेड ऑफ द फिब्यूला, ठीक है, अगर जो है फिब्यूला के हेड पे जो है वो टेंडरनेस हो, दर्द हो रहा हो, तो हम करते हैं नी जॉइंट का एक्सरे। आइसोलेटेड टेंडरनेस ऑफ द पेटेला, पटेला जो है वो नी में है, इंटीरियर टू द नी जॉइंट पड़ी हुई होती है, ठीक है, तो अगर अकेले जो है वो पटेला की टेंडरनेस हो तो भी हम एक्सरे नी जॉइंट करते हैं। इनएबिलिटी टू फ्लेक्स नी टू 90 डिग्रीज, ठीक है, तो 90 डिग्रीज पे फ्लेक्शन करने में जो है वो अगर पेशेंट अनेबल हो तो जो है वो हम एक्सरे नी जॉइंट रिकमेंड करते हैं। इनएबिलिटी टू बियर वेट डिफाइंड एज एन इनएबिलिटी टू टेक 4 स्टेप्स, ठीक है, पेशेंट जो है वो वेट बेयरिंग में उसे मसला आ रहा है, वो मुश्किल जो है वो 4 कदम चलता है, तो उसके लिए जो है वो हम एक्सरे नी जॉइंट जो है वो करते हैं और डॉक्यूमेंट भी करते हैं। अब मैंने बात की आपसे कि हमारे पास जो है वो जब भी हम जॉइंट्स की बात करते हैं या हम जो है वो स्केलेटल कंडीशंस की बात करते हैं, तो हमारे पास जो है वो हम कभी भी नहीं फाइंड आउट कर सकते ऑन वन व्यू। तो इसमें हमारे पास जो है वो हमेशा नी जॉइंट के जो है वो 2 से 3 व्यूज़ लिए जाते हैं, मोस्टली जो है वो 2 व्यूज़ लिए जाते हैं। दिस इज़ द एपी व्यू एंड दिस इज़ द लेटरल व्यू, ठीक है। अब मेरा बेटा अगर आप देखो तो इसमें हमारे पास जो है एपी व्यू में पटेला जो है हमें ये जो है वो नज़र तो आ रही है, लेकिन इतनी क्लैरिटी के साथ नज़र नहीं आ रही जितनी क्लैरिटी के साथ हमें लेटरल व्यू में नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि पटेला जो है वो फीमर पे फीमर के मिडल में जो है वो उसके साथ मिक्सड अप हो गई है, ठीक है, तो हमें वो अलग से नज़र नहीं आ सकती, ठीक है। अगर समटाइम्स पटेला का कोई फ्रैक्चर हो या पटेला डिसलोकेट हो तो हमें जो है वो लेटरल व्यू ही जो है वो हमें बेस्ट जो है वो देता है अबाउट कि इसमें जो है वो डिसलोकेशन तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर लाइन तो नहीं है, तो लेटरल व्यू ही जो है वो मोस्टली इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। इसमें जो है वो हमने अब नी जॉइंट की बात जब भी हम करते हैं तो इसमें जो है वो फीमर भी थोड़ी सी इंक्लूड होनी चाहिए, उसका जो है वो 1/3 भी इंक्लूड होना चाहिए और टिबिया और फिब्यूला का 1/3 भी इंक्लूड होना चाहिए ऑन एक्सरे नी जॉइंट में, ठीक है। इसमें हमने जो है वो फीमर को देखना होता है, उसका एंड देखना होता है, लेटरल एपिकंडाइल मीडियल एपिकंडाइल को देखना होता है कि वो अलाइंड हैं प्रॉपर या नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पे पटेला भी जो है वो नज़र आ रही है, अगर आप गौर करो तो ये उसका जो है वो एंड जॉइंट स्पेस के अंदर तक आ रहा है, ठीक है। इसके बाद दिस इज़ अ लेटरल फेमरल कंडाइल, दिस इज़ अ मीडियल फेमरल कंडाइल, ठीक है। इसमें हमारे पास इंट्राकंडाइलर एमिनेंस है जो है नी जॉइंट का ऑन टिबियल हेड, ठीक है, दिस इज़ द हेड ऑफ द फिब्यूला और ये हमारे पास टिबिया है और फिब्यूला है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो ऑन लेटरल साइड पे जो है वो हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखना होता है, लाइक हमारे पास जो है वो अडक्टर ट्यूबरकल, ठीक है, उसके बाद पटेला है, टिबियल प्लेटू है, इंट्राकंडाइलर ट्यूबरकल है, लेटरल कंडाइल, मीडियल कंडाइल विल बी चेंज्ड। अगर आप देखो तो लेटरल और मीडियल एपिकंडाइल जो है वो इक्वी डिस्टेंट जो है वो नज़र आ रहे हैं। दीज आर द टिबियल कंडाइल्स एंड टिबियल ट्यूबरोसिटी। जब भी आप अपने अगर नी जॉइंट पे भी जो है वो फील करने की कोशिश करो तो थोड़ा सा जो है वो टिबियल ट्यूबरोसिटी थोड़ा सा जो है वो उभार सा जो है वो फील होता है, दैट इज कॉल्ड एज टिबियल ट्यूबरोसिटी, टिबिया एंड फिब्यूला। दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल नी जॉइंट एक्सरे, ठीक है। अब हमारे पास बेटा हमने जो है वो नी जॉइंट कर लिया, इसी तरह से हम इन सीक्वेंस अगर आप देखें तो हमारे पास टिबिया और फिब्यूला आ जाता है। दिस इज़ द एपी व्यू ऑफ द टिबिया एंड फिब्यूला, इसमें हमारे पास दिस इज़ द लेटरल व्यू। तो हमने जो है मैंने आपसे जो है वो शुरू में ये बात भी की कि हम जब भी किसी भी जॉइंट का एक्सरे करते हैं या हम किसी फीमर का एक्सरे कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, या ह्यूमरस का एक्सरे कर रहे हैं या लाइक के हम रेडियस और अल्ना का कर रहे हैं या देख रहे हैं, लाइक अगर हमारे पास फिजियोथेरेपी के बच्चे भी हैं तो बेटा जब भी आपके साथ इनएबिलिटी टू मूव के साथ जो है वो पेशेंट आते हैं, लाइक वो अपने जो है उनकी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होती हैं, अपर लिम की, फ्रोज़न शोल्डर, फ्रोज़न हिप और इस तरह से जो है वो पेशेंट्स आते हैं जिन फिजियोथेरेपी के लिए जो आते हैं, तो वो भी आपके पास एक्सरेज लेके आते हैं
तो उसमें आपने देखना होता है बोन्स की अलाइनमेंट कैसी है जो है उसमें। जब हमें ये तक भी पता चल जाता है कि एक्सरेज में कि कहीं पे जो है वो मस्कुलर जो है वो स्टिफनेस तो नहीं हुई हुई, ठीक है, मस्कुलर स्पैज्म तो नहीं है। तो ये जो है ये आपको हेल्प आउट करता है इन एक्सरसाइजेज ऑफ द पेशेंट्स, इन फिजियोथेरेपी ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है। तो दिस इज अ एपी एंड लेटरल व्यू में अगर आप देखो तो हमें एंकल जॉइंट भी नज़र आ रहा है और हमें जो है वो नी जॉइंट भी उसका जो है वो एंड्स नज़र आ रहे हैं। तो दिस विल हेल्प के जो है हम बोन की अलाइनमेंट को देख सकें, हम ये देख सकें कि कहीं पे कोई फ्रैक्चर लाइन तो नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप जो है वो एक्सरे कर रहे हो या एक्सरे देख रहे हो तो आपने जो है वो दोनों जॉइंट्स को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है ऑन वन फिल्म, ठीक है। एंकल रेडियोग्राफ्स आर परफॉर्म्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ इंडिकेशंस इंक्लूडिंग एंकल ट्रॉमा, bone tenderness at the posterior edge or tip of the lateral malleolus। अब malleolus क्या होता है? देखो बेटा, ये हमारे पास जो है वो lateral malleolus है और ये हमारे पास जो है वो medial malleolus है, ठीक है। हमारी एंकल जॉइंट के जो दोनों साइड्स पे ऑन लेटरल एंड मीडियल साइड्स जो बार है दैट आर द malleoli। अब हमारे पास जो है वो जब भी हमारे पास टेंडरनेस आती है लेटरल मेल्यूलस पे या मीडियल मेल्यूलस पे पोस्टीरियर एज पे, तो हम एक्सरे जो है वो एंकल जॉइंट रिकमेंड करते हैं और करते भी हैं। इनएबिलिटी टू बियर द वेट, पेशेंट जो है वो इस कंप्लेन के साथ आता है कि मैं पाँव जो है वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने में मुझे दर्द होता है। नॉन ट्रोमेटिक एंकल पेन, ठीक है। अब पेशेंट को कोई जो है वो उसका नहीं हुआ, प्रीवियस ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है, पेशेंट गिरा नहीं है, उसको किसी चीज़ की लगी नहीं है, लेकिन पेशेंट कह रहा है कि मेरे एंकल जॉइंट में बहुत सिवियर पेन है। समटाइम्स हील पेन के साथ जो है वो पेशेंट आ रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम एक्सरे एंकल जॉइंट जो है वो करते भी हैं और रिकमेंड भी किया जाता है। बेटा यहाँ तक किसी का कोई मसला, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो? नो मैम। सारी समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द हमारे पास जो है वो एंकल जॉइंट की जो है वो दिस इज़ द एपी व्यू एंड लेटरल व्यू, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर देखो तो ये जो हमारे पास मेटाटार्सल्स हैं, टार्सल्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं दीज आर द टार्सल्स, और जो है वो हमारे पास सुपर इम्पोज्ड है एक दूसरे के ऊपर। हमें इसमें कोई कैल्केनियम नज़र नहीं आ रही, कहीं पे क्लियर नहीं हो रही, क्यूबाइड क्लियर नहीं हो रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर टार्सल्स जो है वो हम लेटरल व्यू करेंगे, टिबियल शेफ्ट को देखेंगे, मीडियल मेल्यूलाई ऑफ द टिबिया, ठीक है, लेटरल मेल्यूलाई ऑफ द फिब्यूला। लेटरल साइड पे जो मेल्यूलाई है वो फिब्यूला की वजह से है और मीडियल साइड पे जो है वो जो है वो हमारे पास टिबिया की वजह से है। टेलस, कैल्केनियस एंड नेविकुलर, ठीक है। जो है हमारे पास 3 बोन्स जो हैं किसी हद तक जो है वो हमें नज़र आती हैं, थोड़ी बहुत क्लियर, लेकिन जो है वो मोस्टली हमें जो है वो अगर आप देखो तो लेटरल व्यू पे हमारे पास दिस इज़ द टिबियो-टैलर जॉइंट, टेलस, कैल्केनियम, क्यूबॉइड एंड द नेविकुलर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसमें जो है वो हमारे पास टार्सल्स बोन्स जो हैं वो, और इसमें हमारे पास मेटाटार्सल्स भी हैं जो वो भी हमारे पास क्लियर नज़र आ रही हैं। अब बेटा होता ये है कि हमने अगर फ्रैक्चर लाइन को देखना है तो हमने कैसे देखना है, ठीक है। हमारे पास देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर लाइंस, ठीक है। उसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर लाइन है, हमारे पास जो है वो ओब्लीक फ्रैक्चर लाइन है, और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर लाइन है, और स्पाइरल फ्रैक्चर लाइन है। ये जो है आपको मैंने प्रीवियसली भी जो है वो दिखाया था एक इमेज, उसमें सारी फ्रैक्चर लाइंस जो हैं उनको डिफाइन किया गया है। हम आगे अभी भी इन चीज़ों को जो है वो देखेंगे, ठीक है। अब बेटा हमने जो है वो लोअर लिम्ब ऑलमोस्ट देखा, क्लियर कर लिया है, उसको देख लिया है कि उसमें मोस्ट मेनली जो है वो कौन से जो है वो व्यूज़ किए जा रहे हैं और कौन से जॉइंट्स और बोन्स को देखा जाता है, ठीक है। अब इसमें बोन एंड जॉइंट अलाइनमेंट, ठीक है। तो हमने बात की थी अलाइनमेंट की, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो आपको जो है वो थंब की जो है वो अलाइनमेंट, दिस इज़ द नॉर्मल अलाइनमेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास सेकंड जो मेटाटार्सल है उस फ्लेंजिस, इसको क्या कहते हैं बेटा, फ्लेंजिस ही कहते हैं ना, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, क्या कहते हैं इनको, फ्रेंजी भी बोलते हैं। टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फ्लेंजिस, फ्रेंजी, यस मैम।
ठीक है। सो अगर आप देखो तो थर्ड जो है वो फ्लेंजिस में जो है वो हमारे पास डिसलोकेशन हुई हुई है, ठीक है, डिसलोकेट हुई हुई है बोन्स, और अलाइनमेंट भी जो है वो ख़राब हो गई है। उसके बाद जो है वो हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ में द नॉर्मल अलाइनमेंट है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें होती हैं। एक बार जो है वो बंदा अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा ले, जितनी भी रेडियोग्राफी है दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। लाइक आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द पीए व्यू, व्हाट इज़ द एपी व्यू। जो है वो हम जब एपी करेंगे तो पेशेंट की क्या साइड होगी, पेशेंट की क्या पोजीशनिंग होगी, एपी क्या है, लेटरल क्या है। तो ये बेसिक्स जब पोजीशंस आप अपने माइंड में बिठा लेते हो, इसी तरह से जब आप जो है वो फ्रैक्चर लाइंस को देखने लग जाते हो, एक्सरेज को देखने लग जाते हो, तो आपको जो है वो एक बार नॉर्मल देखना आ जाए तो अब नॉर्मेलिटीज़ खुद बहुत नज़र आने लग जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसमें हमें जॉइंट स्पेस बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। जितने भी हमारे पास इसमें जॉइंट स्पेस आ रही है वो बड़ी क्लियर है। लेकिन क्या हुआ कि अब देखो आपको नॉर्मल ये जो है वो बाकी चारों फ्लेंजेस की जो है वो नॉर्मल जॉइंट स्पेस लग रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जॉइंट स्पेस डिक्रीज होगी। ओस्टियोफाइट्स एक बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी है। जब हम जो है वो स्पाइन का एक्सरे पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी, बड़ी कॉमन सी टर्म आती है जो है वो हमारे पास ओस्टियोफाइट्स। अब क्या हुआ कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब बोन्स वीकर होने लगती हैं, उनमें से विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है, तो बोन्स जो हैं वो वीकर हो जाती हैं, पेपर बोन्स हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, ठीक है। अब जब उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी तो क्या होगा कि वो आपस में जुड़ने लग जाएंगी, ठीक है, जॉइंट स्पेस डिक्रीज हो जाएगी, और वो जो कैल्शियम और जो विटामिन डी जो है वो हमारे पास क्या होंगे कि एक अबनॉर्मल वे से प्रोट्रूड होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो जो हमारे पास प्रोट्रूजन आती है, उनकी अबनॉर्मल प्रोट्रूजन आती है, दैट आर कॉल्ड द ओस्टियोफाइट्स। ओस्टियोफाइट्स आपको कहीं पे भी किसी भी जॉइंट में जो है वो अलोंग विद साइड ऑफ द बोन्स जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी ओस्टियोफाइट्स आपको किसी भी स्पाइन में नज़र आ रहे हैं, लाइक किसी भी रीजन के स्पाइन में नज़र आ रहे हैं, हैंड्स में नज़र आ रहे हैं, जो है वो फीट में नज़र आ रहे हैं, या किसी भी या नी जॉइंट में नज़र आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी ओस्टियोफाइट्स होंगे जॉइंट स्पेस डिक्रीज होगी। जॉइंट स्पेस डिक्रीज होगी तो क्या है कि जो है वो ओस्टियो आर्थराइटिस का काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब बेटा हम जो है वो हमने यहाँ तक पढ़ा फ्रैक्चर, अबाउट द फ्रैक्चर लाइंस, अबाउट द जॉइंट स्पेस। अब हम सॉफ्ट टिश्यू एनॉमली के लिए भी जो है वो एक्सरेज करते हैं, ठीक है। हमारे पास समटाइम्स पेशेंट्स आते हैं, गन शॉट के साथ पेशेंट्स आते हैं, किसी का जो है वो एक्सीडेंट हुआ होता है, ट्रॉमेटिक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, किसी का जो है वो लिम्ब की स्वेलिंग हुई भी होती है, हेमाटोमा बना हुआ होता है। हेमाटोमा का तो पता है ना क्या होता है कि नहीं? यस मैम, पता है। क्या होता है हेमाटोमा? कोई और बच्चा बताए। माहम आप बताओ क्या होता है हेमाटोमा? माहम, तुबा बेटा आप बताओ। मैम नहीं पता मुझे हेमाटोमा। हेमाटोमा में आई थिंक ब्लड फॉर्मेशन हो जाती है। जी बेटा, अब नॉर्मल जो है वो ब्लड फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। जब भी कभी ब्लंट यस ट्रॉमास मैम। होते हैं, ब्लंट अब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ, ब्लंट ट्रॉमा का पता है कि क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नो मैम मैम, वन टाइम एक्सप्लेन कर दें। आप एक्सप्लेन कर दें। बेटा पूछा करें जब भी मैं ऐसी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज यूज़ किया करूँ, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछा करें, ठीक है। लाइक ये वाला जो सब्जेक्ट है, आई डोंट नो यहाँ पे जो है वो अर्ली सेमेस्टर्स के लिए क्यों है, बट जो है ये एट द एंड होता था। मेरे केस में जो है हम लोग बाद में एंड पे पढ़ते थे, जब तक हमें सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज कवर हो जाती थी और हर चीज़ का माइंड में बैठ जाता था। उसके बाद हम डायग्नोसिस की तरफ आते थे। लेकिन यार आपने परेशान नहीं होना, जब मैं कोई ऐसा वर्ड बोल रही हूँ या कोई ऐसी टर्म यूज़ कर रही हूँ, आप मुझसे पूछ लिया करें कि ये आपने टर्म यूज़ की है तो इसका मतलब क्या है, ये आपने क्यों यूज़ की है, ठीक है। दीज आर द योर अर्लीस्ट सेमेस्टर्स। तो बहुत सारी चीज़ों ओके का मैम। जो है वो बच्चों को पता नहीं होता। हाँ बेटा, ब्लंट ट्रॉमा क्या होता है, आप ये सर्जरी में पढ़ोगे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट का एक्सीडेंट होता है, लेकिन क्या होता है कि कोई हमारे पास ओपन वोंड नहीं होता,
ठीक है, ओपन वोंड नहीं बनता। ओपन वोंड का क्या मतलब है कि कहीं से स्किन नहीं जो है वो रप्चर होती, तो इनसाइड जो है उसकी एक हमारे पास बड़ी कॉमन सी हॉस्पिटल के अंदर एग्जांपल्स आती होती है स्प्लीन रप्चर की ना, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में। समटाइम्स जो है वो बाइक एक्सीडेंट में बाइकर्स के साथ जो है क्या होता है कि वो गिरते हैं, ट्रॉमा होता है, स्प्लीन रप्चर हो जाती है। अब क्या हुआ कि आउटसाइड तो कोई भी वोंड नज़र नहीं आ रहा, कोई भी जो है वो हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पे कोई कट लगा है, कहीं पे कोई इंसिजन हुआ है या कहीं से कोई ब्लड लॉस हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि इनसाइड जो है वो ब्लड अकोमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब इनसाइड ब्लड अकोमुलेशन स्टार्ट होने को किसी भी रीजन में, किसी भी कैविटी में क्या कहते हैं कि जो है वो हेमाटोमा बन जाता है। जैसे हमारे इस केस में हमारे पास जो है वो हमारे पास ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द नी जॉइंट। तो इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे ऑन फीमर जो है पेटेला के साथ जो है वो ब्लड अकोमुलेशन हुई हुई है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये फैट जो है वो ब्लैक कलर की शो हो रही होती है, और जो ब्लड अकोमुलेशन होती है वो हमारे पास जो है वो ब्राइटर होती है। और यहाँ पे जो है वो टिबिया का हेड का जो है वो फ्रैक्चर लाइन भी शो हो रही है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि किसी भी एरिया में मतलब हेमाटोमा किसी भी एरिया में बन सकता है, स्कल में बन सकता है। हेड ट्रॉमा के साथ जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके जो है वो स्कल के अंदर जो है वो खून जमा हुआ होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो है वो ट्रॉमेटिक पेशेंट्स जब आते हैं तो कहीं किसी की आंख सूजी होती है, किसी के सर में घुमड़ बना होता है, कहीं पे किसी की बॉडी में जो है वो स्वेलिंग हुई भी होती है किसी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में। तो वो स्वेलिंग किस वजह से हो रही होती है? वो स्वेलिंग ब्लड अकोमुलेशन की वजह से हो रही होती है, और उस ब्लड अकोमुलेशन को क्या कहते हैं? हेमाटोमा। अब समझ आ गई है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। बेटा प्लीज़ आप जो है ये सर्जरी की और दूसरी तीसरी जो टर्म्स हैं प्लीज़ मुझसे जो है वो बार बार पूछा करें, ताकि आप लोगों का जो है वो आप लोगों को मसला ना हो पढ़ने में, समझने में। ठीक है, अच्छा बेटा होता ये है कि जॉइंट एनाटॉमी में हमने जो है वो 3-4 चीज़ों पे फोकस करना होता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द जॉइंट स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास जो है जॉइंट स्पेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो मेनिस्कस है, मेनिस्कस आर प्रेजेंट इन द नी जॉइंट। ठीक है, जॉइंट सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और कार्टिलेज है। ठीक है, तो हमने जो है वो ये चीज़ देखनी होती है कि इधर जो है वो जॉइंट स्पेस ठीक है या नहीं है। उसके बाद हमने मेनिस्कल इंजरीज आर वेरी आज जब आप लोगों ने नॉर्मल जो है वो नी जॉइंट की एनाटॉमी को देखना है। ठीक है, उसमें जो टेंडन्स हैं, जो मेनिस्कस हैं, वो देखने हैं कि उनकी मोस्ट कॉमन इंजरीज जो है वो मेनिस्कल इंजरीज होती हैं, टेंडन इंजरीज होती हैं। ठीक है, और जॉइंट सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो कहीं पे जो है वो अब नॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हुई हुई है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको ये हमारे पास ना दिस इज स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज, हमारे पास ये सारी की सारी बोन होती है, इसके बाद हमारे पास मसल्स एंड स्किन। ठीक है, तो जब भी हमारे पास हेमाटोमा होगा तो ये स्किन में भी जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है, या कोई ट्यूमर होता है या कोई मैस होता है, वो चीज़ भी हमें एक्सरे पे नज़र आ जाती है। ठीक है, तो जब भी आप एक्सरेज देख रहे हों या कर रहे हों तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्किन की अलाइनमेंट भी जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, और उसके अलावा ये जो 3-4 चीज़ें मेंशन्ड हैं इन चीज़ों पे भी फोकस करना है। ठीक है, अब बेटा बात है कॉर्टिकल आउटलाइन की। ठीक है, अब आउटलाइन क्या होती है? ये सारी की सारी जो है वो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द हैंड बोन्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कार्पल बोन्स हैं, तो ये हमारे पास जो है वो मेटाकार्पल्स हैं। तो हमने जो है वो इनकी अलाइनमेंट देखनी होती है। अब अलाइनमेंट क्या है? दिस इज़ एन आउटर, जो हमारे पास इसकी आउटलाइन है, किसी भी बोन की आउटलाइन है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्टिकल आउटलाइन। ठीक है, तो इन सारी बोन्स की हमने जो है वो देख लिया कि दिस इज दीज ऑल मेटाकार्पल्स हैव द नॉर्मल कॉर्टिकल आउटलाइन। लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास जो द फोर्थ वन जो है उसकी कॉर्टिकल आउटलाइन जो है वो थोड़ी डी रेंज आ रही है। उसकी डी रेंज होने की वजह क्या है? दिस इज द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर लाइन प्रेजेंट हेयर। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सो हमारे पास जो है वो हमने एक और चीज़ मैंने आप लोगों से बात की थी कि हमारे पास बेटा होता ये है कि हमने जो है वो क्यों करना होता है, हमने बोथ जॉइंट्स का क्यों करना है, हमने जो है वो दोनों जॉइंट्स को क्यों इंक्लूड करना है फिल्म पे कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, हमने अलाइनमेंट को देखना होता है। तो अगर हमें सस्पिशन है कि फोर्थ मेटाकार्पल में या फिफ्थ मेटाकार्पल में जो है वो क्या है कि कहीं पे
पे उस पेशेंट की प्रेजेंटेशन में इशू आ रहा है, तो हम ये नहीं करेंगे कि हम 4th और 5th का करेंगे, हम पूरे हैंड का एक्सरे करेंगे ताकि हमें जो है वो पता चले कि सिर्फ फ्रैक्चर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है या फुल हैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि हमने जो है वो देखना होता है कि एक जॉइंट जो है पेशेंट कंप्लेन वन जॉइंट की कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो है वो हम ये देखने के लिए कि उस के दोनों जॉइंट्स में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, उस कंपैरेटिव व्यू के लिए हम जो है वो बोथ जॉइंट को इंक्लूड करते हैं ऑन वन फिल्म। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो राइट फेमरल हेड है उसकी अलाइनमेंट जो है वो यहाँ से भी खराब हुई हुई है और यहाँ से भी जो है वो खराब हुई हुई है, ठीक है। नेक लाइन जो है यहाँ से उसकी आउटलाइन खराब है फेमरल नेक की, लेकिन जो हमारे पास जो लेफ्ट फेमरल हेड है उसकी अलाइनमेंट दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि दिस इज़ द कंपैरेटिव व्यू जिसने वेल डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जो है वो आउटलाइन जो है आउटलाइन का मसला जो है वो सिर्फ राइट फेमरल जो है वो हेड में है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो हमारे पास हमने क्या चीज़ें नोटिस करनी होती हैं, क्या चीज़ें देखनी हैं, कौन से बेसिक व्यूज हैं, वो हमने जो है वो लोअर लिम्ब के सारे ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं, ठीक है। नो हमारे पास जो है वो अपर लिम्ब हम स्टार्ट करेंगे। अपर लिम्ब में पहले जो है वो अपने आप माइंड में बिठा लें, अपर लिम्ब स्टार्ट्स फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट, ठीक है, शोल्डर जॉइंट से हमारे पास स्टार्ट होता है। देन हमारे पास ह्यूमरस, एल्बो जॉइंट, रेडियस एंड अल्ना, रिस्ट जॉइंट एंड हैंड, ठीक है। इसको जो है वो हम इन सीक्वेंस लेके जो है वो इन चलेंगे। तो हमारे पास जो है वो शोल्डर रेडियोग्राफ्स आर परफॉर्म्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ द इंडिकेशंस इंक्लूडिंग शोल्डर ट्रॉमा, ठीक है, कि पेशेंट को जो है वो शोल्डर का ट्रॉमा हो गया, पेशेंट कहीं गिर गया है, पेशेंट को किसी चीज़ की लग गई है, ठीक है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पेशेंट की पेशेंट का शोल्डर ट्रॉमा हो गया है। बोनी टेंडरनेस एट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट रीजन, ठीक है। अब क्या हुआ कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है वो शोल्डर में होता है, तो क्या हुआ कि वहाँ पे मरीज जो है वो कहता है कि हाथ लगाने से भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। टेंडरनेस इज ऑल अबाउट कि हाथ लगाने से पेशेंट को दर्द होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रोटेशन, पेशेंट ये कहता है कि मैं बाजू को मूव नहीं कर सकता, मैं हिला नहीं सकता, ठीक है। फिजियोथेरेपी में जो है वो फ्रोजन शोल्डर इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल है। हमारे पास जो है वो पेशेंट आते हैं और उनकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होती हैं, वो अपना हाथ ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन या स्टक शोल्डर भी कहा जाता है। स्टेबिलिटी, ठीक है, हमारे पास जो है वो शोल्डर इनस्टेबल है, पेशेंट का नॉर्मल जो है वो नहीं है जॉइंट। सस्पेक्टेड डिसलोकेशन, पेशेंट कहीं गिरा है, पेशेंट का कहीं एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या हुआ है कि जो है वो जॉइंट अपनी जगह से हिल गया है, डिसलोकेट हो गया। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट इंजरी, एसी जॉइंट इज एक्रोमियो क्लेविकुलर, जो है वो शोल्डर जॉइंट का जो है वो क्लेविकल के साथ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है क्लेविकल के साथ मिलके, तो उसकी इंजरी हो गई है। स्केपुला का ट्रामा हो गया है, ठीक है। सस्पेक्टेड आर्थराइटिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि आर्थराइटिस की भी सस्पिशन है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो शोल्डर जॉइंट एक्सरे जो है, दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ द शोल्डर जॉइंट एक्सरे, ठीक है। अब हमारे पास दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट रिब, ठीक है, हमारे पास जो है वो फर्स्ट रिब से हमने जो है वो अगर आप देखो तो स्टार्ट करना है। उसके बाद हमारे पास दिस इज द क्लेविकल, ठीक है, सुपीरियर एंगल स्केपुला, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्केपुला, ठीक है। हमारे पास दिस इज द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, क्लेविकल जो है वो एक्रोमियन के साथ जब एक्रोमियन प्रोसेस के साथ मिलती है दैट इज कॉल्ड एज एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। हमारे पास जो है दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड कैराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। हमारे पास जो है वो एनाटॉमी, इसमें हमारे पास दो नेक्स होती हैं ह्यूमरस में, हमारे पास वन इज़ द सर्जिकल नेक एंड अदर इज़ द एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। तो हमारे पास मोस्टली जो फ्रैक्चर होता है वो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस का होता है। दिस इज अ ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव एंड लेसर ट्यूबरकल, जैसे हमारे पास जो है वो फीमर में हमारे पास ग्रेटर ट्रोहेंटर और लेसर ट्रोहेंटर होता था, इसी तरह हमारे पास जो है वो इसमें जो है वो ग्रेटर ट्यूबरकल और हमारे पास लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस है, ठीक है। इसके बाद हमने जो है वो ह्यूमरस को भी इंक्लूड करना होता है। अब अगर हम जो है वो अलोंग विद द चेस्ट साइड आ जाएं, तो हमने जो है कहा था कि हमने साथ में स्केपुला को भी देखना है, ठीक है। दिस इज बेसिक जो है वो हमारे पास एपी व्यू है, इसका पीए व्यू भी किया जाता है। दिस इज द
ग्रेनाइट फोसा, ठीक है। लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला जो है वो हमें जो है वो इस साइड पे शो हो रही है। मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला जो है वो हमारे पास, अगर आप देखो अब आप गौर से ज़रा देखिएगा बेटा, मैं जब स्केपुला पे जो है वो कर्सर को मूव करूँगी, अगर जस्ट सेकेंड, अगर मेरे पास जो है वो बोर्ड जो है वो इस सिस्टम का चल जाए, ठीक है। बेटा आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये जहाँ पे ये कर्सर मूव हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास सारा क्या आ रहा है, स्केपुला। आप इसको कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करोगे स्केपुला को, कि आप देखो कि जो है वो हमारे पास ये सारी जो है वो लंग है, इसमें ब्लैक एयर है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें हमारे पास जो ये जो हमारे पास रेडियोल्यूसेंट जो हमारे पास एरिया नज़र आ रहा होगा, जो ब्राइटर एरिया नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ द स्केपुला बोन, ठीक है। इससे फिर आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है, दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर स्केपुला, दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर स्केपुला, और हमारे पास जो है वो इंफीरियर एंगल जो है, दिस इज़ द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला। आप जब इसको जो है वो बार बार गौर से देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो पूरी एक बोन जो है वो बनी हुई नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी अलॉन्ग विद द साइड ऑफ द चेस्ट। चलो आगे, या कोई और चीज़ समझनी है बेटा, समझ आ गई है? आ गई है, आ गई है समझ। सो अल्बो एक्सरेज आर इंडिकेटेड, इसमें जो है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया अलग से, आई थिंक फीमर, हाँ फीमर मैंने अलग से इंक्लूड नहीं किया, सॉरी फीमर की बात करी, ह्यूमरस, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो हमारे पास वही कॉमन जो है वो इंडिकेशंस हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट द फ्रैक्चर एंड ट्रॉमा में जो है वो हम करते हैं, और उसमें भी बेसिक यही जो है वो एपी व्यू ही किया जाता है, लाइक इन केस ऑफ द फीमर, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एल्बो जॉइंट का एक्सरे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक द नी जॉइंट, ठीक है। अपर लिम में जो है वो हमारे पास एल्बो एंड शोल्डर जॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और लोअर लिम में जो है वो हमारे पास हिप जॉइंट और नी जॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रॉमा, बॉनी टेंडरनेस सस्पेक्ट, अगर आप गौर से देखो तो बहुत कम जो है वो डिफरेंसेस हैं इंडिकेशंस में, ऑलमोस्ट जो है वो ट्रॉमा सेम है, बॉनी टेंडरनेस जो है वो सेम है। अगर हमारे पास जो है वो नी जॉइंट में हमने जो है वो प्रॉक्सिमल जो है वो टिबिया फिब्यूला को रखना था, तो इसमें हमने क्या सस्पेक्टेड फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल रेडियस एंड अल्ना को रखना होता है, सस्पेक्टेड फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस को हमने रखना है, कि डिस्टल ह्यूमरस का जो है वो फ्रैक्चर है तो हम उसमें डिस्टल ह्यूमरस को इंक्लूड करेंगे। लोअर लिम में हम क्या कर रहे थे, नी जॉइंट में हम क्या कर रहे थे, हम फीमर को जो है वो उसका डिस्टल पार्ट जो है वो रख रहे थे। रेडियल हेड डिसलोकेशन से रेडियल बोन रेडियस जो है उसके हेड की डिसलोकेशन हो गई है। ऑब्वियस डिफॉर्मिटी, डिटेक्टिंग जॉइंट फ्यूजन हुई हुई है, जॉइंट के अंदर फ्लूइड अकोमोलेशन हुई हुई है, आर्थराइटिस एंड इन्फेक्शन, दीज ऑल आर इंडिकेशंस ऑफ द एल्बो जॉइंट, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो हमारे पास इंडिकेशंस हैं दे आर ऑल सेम, ठीक है। अगेन हमारे पास जो है वो एपी व्यू और जो है वो हमारे पास पीए व्यू की एग्जांपल, लेटरल व्यू की एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है दिस इज द एपी व्यू ऑफ द एल्बो जॉइंट एंड दिस इज द लेटरल व्यू, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है आपने जो है वो कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप सारे के सारे अपना जो है वो राइट हैंड से जो है वो अपनी एल्बो के साथ टच करो, अपना जो है वो लेफ्ट एल्बो को टच करो, तो आपको मीडियल साइड पे जो है वो एक उभार नज़र फील होगा, ठीक है, दैट वुड बी द मीडियल एपिकंडाइल। तो ये हमारे पास जो है वो डिफ्रेंशिएट करने का तरीका होता है कि मीडियल एपिकंडाइल जो है वो थोड़ा बाहर को निकला होता है एज़ कम्पेयर टू द जो है वो लेटरल एपिकंडाइल, ठीक है। तो हमने जो है वो इस तरह से लेटरल और मीडियल को जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है ऑन एक्सरे, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं फ्रैक्चर लाइन होगी तो हमने देखना होगा कि जो है वो जो प्रोट्यूबरेंस है वो जो है वो मीडियल की है या वो राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। दिस इज अ ओलेक्रोनन फोसा ह्यूमरस, ठीक है। ट्रोहिला जो है कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, हेड ऑफ द रेडियस, नेक ऑफ द रेडियस, और दिस इज द रेडियस बोन, ठीक है। हमारे पास रेडियल एंड बाइसिपिटल ट्यूबरोसिटी यहाँ पे है, दिस इज द कैपिटेलम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने
एपी एल्बो पे जो है देखना है, लेटरल साइड पे हमारे पास जो है सारी इसकी जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। ह्यूमरस है हमारे पास, सुप्राकंडाइलर जो है वो रिच है, हमारे पास इंटीरियर फैट पैड है, तो फैट जो है वो ब्लैक हमारे पास एक्सरेज पे शो हो रही होती है। This is a capitellum, coronary process, radial head, neck of the radius, tuberosity of the radius. हमारे पास जो है वो ओलेक्रोनिन प्रोसेस, ट्रोहिलर नोच, अल्ना एंड जो है वो हमारे पास दिस इज रेडियस। तो लेटरल व्यू जो है वो बेसिकली इस तरह से जो है वो उसकी पोजीशनिंग बनती है, ठीक है। दिस इज इन जो है वो रफ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो है वो मैंने ये चीज़ इंक्लूड कर दी थी कि आपको जो है वो आइडिया रहे कि लेटरल साइड जो है वो एल्बो की कैसे जो है वो उसकी इमेजिंग की जाती है। रिस्ट एक्सरेज आर इंडिकेटेड फॉर अ वैरायटी ऑफ सेटिंग इंक्लूडिंग रिस्ट ट्रॉमा, सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, ऑब्वियस डिफॉर्मिटी, बोनी टेंडरनेस, नॉन ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी, नॉन ट्रॉमेटिक रिस्ट पेन, ठीक है। वही जो हमारे पास एंकल जॉइंट में हमारे पास जो इंडिकेशंस थी वही दे आर ऑल सेम, ठीक है। दिस इज़ द ओब्लीक व्यू, ठीक है। ये जो है वो बेसिकली रिस्ट का ओब्लीक व्यू जो है वो किया जाता है, ठीक है। एक नॉर्मल एपी व्यू तो किया ही जाता है, एपी और लेटरल भी किया जाता है, लेकिन जो है वो एक एक्सटेंडेड जो है वो ओब्लीक व्यू किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है? ताकि हमारे पास जो जितनी भी हमारे पास जो है वो कार्पल बोन्स हैं, मेटाकार्पल बोन्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो उनकी बड़ी क्लियर सी आउटलाइन हमारे पास शो हो जाए, हमें पता चल जाए कि कहीं पे जो है वो मोमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। ये बेसिक जो है वो प्रोजेक्शन बनवाई जाती है पेशेंट से, पेशेंट की जो है वो मोमेंट्स, फिंगर्स की मोमेंट्स को देखने के लिए, ये देखने के लिए कि अगर पेशेंट की यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो कोई इशू आ रहा हो तो पेशेंट से ये पोजीशन जो है ऑक्यूपाई ही नहीं हो रही होती, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल एपीएन जो है वो लेटरल व्यू, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है 8 कार्पल बोन्स होती हैं, ठीक है। दैट इज स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइकोट्रियम, पिजिफॉर्म, कैपिटेट, हमेट, ठीक है, ट्रेपिजाइड, ट्रेपीजियम एंड हुक ऑफ द हमेट। जो हमारे पास जो यहाँ पे जो है ज़रा थिक सी फॉर्म नजर आएगी, दैट विल बी द हुक ऑफ द हमेट। अगर हम इसको लेटरली देखना स्टार्ट करें, दैट विल बी द ट्रेपीजियम, ट्रेपीजाइड, कैपिटेट, ट्राइकोट्रियम, पिजिफॉर्म, स्केफाइड, ल्यूनेट एंड द रेडियस जो है वो हमारे पास दिस इज द डिस्टल पार्ट ऑफ द रेडियल रेडियस, ठीक है। सो हमारे पास बाय द रिलेशनशिप ऑफ वन फ्रेगमेंट टू द अनदर, ठीक है। हमारे पास जो है वो जब भी बोन फ्रैक्चर होगी तो उसकी हम जो है वो 3-4 कैटेगरीज बनाएंगे। एक चीज़ को हम कहेंगे दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो डिस्प्लेस हुई हुई है, अपनी जगह से हिल गई हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंगुलेशन के जो है वो एंगल ही चेंज हो गया है, बोन का फ्रैक्चर तो हो गया है लेकिन उसमें जो है वो उसकी अलाइनमेंट, उसका एंगल जो है दैट इज़ चेंज्ड, ठीक है। उसके बाद जो है वो ओवरलैप है हमारे पास। अगर आप देखो तो इसमें पूरी जो है वो एक एक साइड पे जो है वो दोनों जो है उसके सेगमेंट्स जो है वो चले गए हैं। हमारे पास रोटेशन की यहाँ पे इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है, ठीक है। जो है इसमें हमारे पास बेसिकली ये होता है शॉर्टनिंग या रोटेशन में, अगर आप समटाइम्स अगर आपने किसी जो है वो ट्रॉमेटिक पेशेंट को देखा हो या लाइक आपने हॉस्पिटल में देखा हो या वैसे ही आपने अपनी लाइफ में कभी देखा हो, कुछ लोगों की जो है वो वन लिम्ब की शॉर्टनिंग हो जाती है, एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा हो जाता है, या एक लेग जो है वो लंबी रह जाती है और एक छोटी रह जाती है, मेमोरी कभी ऐसे। चलने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हाँ, एग्जैक्टली तो वो जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द शॉर्टनिंग, ठीक है। मोस्ट फ्रैक्चर्स डिस्प्ले मोर जो है वो ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं यहाँ से जो है वो मिस डिस्प्लेस हो गई हैं चीज़ें, मैं इनको जो है वो दोबारा से ठीक करके बता दूंगी ताकि आपको जो है वो क्लियर रहे, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर लाइन जो है वो उसको देखेंगे, फ्रैक्चर लाइंस को हमने देखना है, ठीक है। हमारे पास ये टिबिया और फिब्यूला की एग्जांपल है, इसमें टिबिया का जो है वो फ्रैक्चर दिखाया गया है, ट्रांसवर्स लाइन दिखाई गई है। दिस इज़ द ओब्लीक लाइन जो है ओब्लीक फ्रैक्चर लाइन हमारे पास, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द स्पाइरल फ्रैक्चर लाइन, ठीक है। हमारे पास जो है वो दिस इज़ द सेजिटल प्लेन जो है, ये हमारे पास सेजिटल प्लेन है टिबिया और फिब्यूला का, और हमारे पास जो है यहाँ पे टिबियल हेड का जो है वो फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, जो हमें जो है हम सेजिटल प्लेन में देख रहे हैं कंपेयर विद द ओल्ड एक्सरेज। अब होता क्या है बच्चों
कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोग बोनी टेंडरनेस के साथ आते हैं, बोन पेन के साथ आते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें जो है वो कभी हम गिरे नहीं, कभी हमें किसी चीज़ की लगी नहीं, कभी हमारा कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है। तो समटाइम्स जो है वो बोन की अपनी जो है जो बोन ट्यूमर्स हैं, ठीक है, बोन की अपनी जो abnormalities होती हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, और एक पॉइंट पे आके क्या होता है कि उन abnormalities की वजह से जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। हमारे पास दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द ओल्ड एक्सरे, ठीक है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द ओल्ड एक्सरे के पहले एक्सरे में जो है वो लिटिक लीजन था, पेशेंट लेके आया और अब जो है इसी लिटिक लीजन की वजह से करंट एक्सरे में जो है उसका फ्रैक्चर हो गया है फीमर का, ठीक है। अब जो है वो ट्रांसवर्स, ओब्लीक और स्पाइरल से हट के जो है जब जो है वो एक्सटेंडेड किस्म का जो है वो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में जो है जब फ्रैक्चर लाइन हो जाए, दैट वुड बी द मल्टी डायरेक्शनल फ्रैक्चर। दिस इज़ ऑन द क्रोनल प्लेन, और ये हमारे पास जो है वो एक्सियल प्लेन पे जो है वो फ्रैक्चर लाइन है। तो इस फ्रैक्चर को जो है हम मल्टी डायरेक्शनल फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो है ये आई थिंक ये 2 बार चीज़ इंक्लूड हो गई है, तो कंपैरिजन का भी जो है वो हमने देख लिया है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ ऑल अबाउट द आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो पहले लेक्चर में जो है वो मैंने पहली स्लाइड में जो है वो मैंने आपसे ये चीज़ कही थी कि पेशेंट की सारी ज्वेलरी रिमूव करानी है, पेशेंट के सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनको रिमूव कराना है। तो ये हमारे पास जो है वो रिस्ट जॉइंट के एग्जांपल है, पेशेंट ने जो है वो बेंगल्स पहनी हुई हैं, ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि सारी की सारी कार्पल बोन्स जो है वो ऑब्सक्योर हुई हुई हैं और हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। यही सारा जो है वो लेक्चर था अबाउट द स्केलेटल कंडीशंस, ठीक है। अब जो है अगर आप कहते हैं तो इन नेक्स्ट लेक्चर हम जो है वो स्कल और स्पाइन जो है वो पढ़ सकते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इंशाल्लाह जो है वो आपका लेक्चर जो है वो ईद के बाद ही होगा। उसके बाद जो है आपका एक्सरे का जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, और हम उसके बाद फ्लोरोस्कोपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्लोरो में भी बेसिक जो है वो उसका इंट्रोडक्शन और फिज़िक्स जो है उसमें थोड़ी सी मैं इंक्लूड करूँगी। बेसिक आपको जो है एक्सरे और फ्लोरो का डिफरेंस बताना है, और उसके बाद जो है वो हम वन बाय वन शॉर्ट करके जो है वो प्रोसीजर्स देखेंगे जीआईटी के, और रीनल प्रोसीजर्स देखेंगे, और हिस्टेरो का जो हमारे पास कॉमनली जो प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में वही हम देखेंगे। उसके बाद जो है वो वन बाय वन इसी तरह से हम करके 2-2 3-3 लेक्चर्स में जो है वो सारी मोडालिटीज़ को इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। मैम मैंने अभी दोबारा एलएमएस चेक किया है, जो लेक्चर है ना वो वहाँ शेयर नहीं हुआ हुआ, लेकिन रिकॉर्डिंग शेयर हुई हुई है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं अभी जो है वो इसको जो है वो शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ओके मैम। अच्छा बेटा, हमारा जो है ये हमारे पास जो है लेक्चर 4 अच्छा इसमें इंक्लूडेड है, लेक्चर 5 नहीं है। यस मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी ऐड जो है वो कर देती हूँ। अच्छा बेटा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के हवाले से? मैम No, ma'am. नो मैम। समझ आ गई है? Yes, ma'am. ज़रवा, आज आपने लेट ज्वाइन किया? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, अब आप जब ये सेक्शन 4 खोलोगे, सेशन 3 सॉरी, सेशन 3 खोलोगे तो यहाँ पे जो है वो लेक्चर 4 भी आपको मिल जाएगा, और लेक्चर 5 एंड 6 भी जो है वो आपको यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके मैंने जो मैम, है वो थैंक कर दिया। अभी जो है Okay, वो ma'am. अभी जो है वो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लेती हूँ। जो है आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ आ रही हैं, इसमें जो है वो आपने ये सारे के सारे 6 लेक्चर्स को पढ़ना है, जो है वो ईद के बाद जो है वो आपका मैं
क्विज़ लूँगी, ठीक है। एलएमएस पे ही आपका क्विज़ होगा और अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि वो सब्जेक्टिव बेस्ड होगा या ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, लेकिन यह है कि आप लोगों ने इन सारी छुट्टियों को यूटिलाइज़ करना है। और अगेन मैं यही कहती हूँ अपने बच्चों को, सारे बच्चों को यही कहती हूँ, बेटा यही आपके पढ़ने लिखने का टाइम है। जी वाइवा बेस्ट नहीं है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ना, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है ना, बहुत चीटिंग होती है। अभी रिसेंटली फाइनल्स में भी बहुत चीटिंग हुई है। और मतलब बेटा जैसे मुझे हमने सारी आपको चीज़ें पता हैं, आई नो कि बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है। टीचर को सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं। मुझे भी ये चीज़ें सारी जो है वो पता चल रही होती हैं कि किस बच्चे ने किसके साथ चीटिंग की है, किसने किसके साथ चीटिंग नहीं की, ठीक है। मुझे जो है वो सारे सब्जेक्ट्स में भी पता चल रहा था कि एक बच्चे ने जो लेबलिंग की हुई थी वही पूरी क्लास ने लेबलिंग की हुई थी। जब मैंने जो है वो इमेजेस को जो है वो जो अपलोड की हुई थी फॉर लेबलिंग, तो उसमें जो है वो सब बच्चों का सेम चीज़ें आ रही थी। मुझे पता है सारी चीज़ों का ये जो है, लेकिन अब जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, उसे तो हमने ही फॉलो करना होता है ना। अब उस पर जो है वो हम तो नहीं कुछ कर सकते। तो मैं तो इसमें सिर्फ ये चीज़ कहती हूँ बेटा कि आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने सिंसियर हो अपने साथ। जो है मैं तो यही कहती हूँ कि जितने ऑनेस्ट और सिंसियर रहोगे, आई मीन के जब मतलब एक सबक होता है हमारे जो बड़े हमें देते हैं ना, ठीक है, वो ये होता है कि बेटा हम जो है वो अगर 2 नंबर तरीके से नंबर ले भी लें, ठीक है, हम जो है वो चीटिंग करके नंबर ले भी लें, क्या हमारी उस डिग्री में आगे फ्यूचर में कोई बरकत होगी? ओ मैम, नहीं होती ना, ठीक है। तो जो है वो हम यहाँ पे जो है वो 4 जीपीए भी ले लें, 3.5 जीपीए भी ले लें, ये सारी चीज़ें हम जो है वो यहाँ पे ले लें, लेकिन आगे जाके हमें इसके बहुत बड़े हमें भुगतने पड़ते हैं। बहुत जो है वो आई डोंट नो कि मतलब क्या क्या चीज़ें जो है वो किस किस को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। हम में से कोई भी जो है वो परफेक्ट नहीं होता। हम व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल, तो हमारे पास जो मेरे सुपरवाइज़र थे कर्नल राशिद, तो वो ये कहते थे कि यहाँ पे कुछ उनके जो है वो उनके अंडर जो काम करने वाले लोग थे, तो वो कहते हैं कि उनमें से अक्सर ना एक मेरे पास आता और वो कंप्लेन के साथ आता कि आज मेरी बीवी बीमार हो गई, या आज मेरे बच्चे बीमार हो गए, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो अच्छा, वो जो है वो 2 नंबर तरीके से काम भी करता था, पैसे भी कमाता था, और फिर ना डेली उसके साथ ये चीज़ लगी रहती थी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैंने उसे सिर्फ ये कहा कि तुम जो है वो हराम कमाना छोड़ दो, तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो होता ये है कि जब भी हम इलीगल वे यूज़ करते हैं, हम ऑनेस्ट नहीं रहते, हम 2 नंबर तरीके से नंबर्स ग्रैब करना चाहते हैं, हम 2 नंबर तरीके से जो है वो डिग्रीज लेना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, वो कभी भी हमें हजम नहीं होता। आप लोगों ने सुना ही होगा कि लाइक के कहते हैं कि जो लोग सूद लेते हैं, इंटरेस्ट, तो यस मैम। जो है वो सूद का जो एक निवाला होता है वो 40 दिन तक की इबादत को हराम कर देता है, ठीक है। तो ये जो है वो मतलब वी आल आर मुस्लिम्स, और ये बड़ी ये जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, हमें इनको समझना चाहिए। हम सबको ही समझना चाहिए, और हमें खुद से ऑनेस्ट रहना चाहिए। मैं आपको नहीं देख रही होती कि आप चीटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे, कोई भी आपको नहीं देख रहा होता, लेकिन अल्लाह ताला के साथ तो देख रही होती है ना। तो ये सारी तो टेम्परेरी चीज़ें हैं, हम यहाँ हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमने जो है वो फ्यूचर में जॉब्स करनी है, अभी हम लोग कर रहे हैं, कल आप लोग हमारी जगह आके बैठ जाओगे, हम चले जाएंगे, ठीक है। कितनी एक लाइफ है, तो फाइनल जवाब तो हमने अल्लाह ताला को देना है। तो हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़ात के साथ, अपने माँ बाप के साथ आप लोग जो है वो सिंसियर रहो, ठीक है। कैसे सिंसियर रहोगे? आपके माँ बाप कितनी मुश्किल से, आई मीन ये बड़ा मुश्किल चीज़ होती है पेरेंट्स के लिए, सारे बच्चों को लेके चलना, उनकी फ़ी पे करना, उनके एक्सपेंडिचर्स को जो है वो बेयर करना, और ये सारी चीज़ें पेरेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल होती हैं। तो अगर कभी आप जो है वो खुद को एक बार माँ बाप की जगह खड़े करके देखो, तो आपको एहसास हो कि किस मुश्किल से वो जो है ये सारी चीज़ें आपके लिए अफोर्ड करते हैं, और फिर आप उनको कैसे इन रिटर्न जो है वो सिला दे सकते हो, कि अपनी सिंसेरिटी के साथ, अपनी ऑनेस्टी के साथ उनको जो है वो सिला दे सकते हो, वरना जो है वो मतलब उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहता, ठीक है। मैं मैम एक आपसे क्या, क्वेश्चन है,
जी जी। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया मैम। क्वेश्चन ये था कि मैंने आपसे ये पूछा था, आपने मतलब बीएस एमआईटी किया था ना, आप किया है ना, तो और एमएस एमआईटी तो मैम आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया था या प्राइवेट से? मतलब जैसे बेटा हम मैंने प्राइवेट से जो कर रहे हैं। मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट से की थी। और मैम एमएस? एमएस मैंने प्राइवेट से किया था, बट मेरे टीचर्स जो है वो ये कहते थे, लाइक दिस इज़ नॉट मतलब मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन मैंने कभी भी जो है वो उसको प्राइवेट समझ के किया नहीं, पढ़ा नहीं। मैंने हमेशा उसको ऐसे ही कंसीडर किया था कि जैसे लाइक मैं किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं बच्चे एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। तो जो है मैंने कभी भी उसको जो है वो ऐसा कभी रिलैक्सेशन नहीं देखी। टीचर ने जो है वो पढ़ाया, जो हम मेरा थोड़ा सा एमएस एमआईटी बड़ा एक्सटेंसिव सा जो है वो एक डिग्री है। उसमें जो है वो लाइक 13 सब्जेक्ट्स हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में होते थे और 13 to 14 जो है वो सेकंड सेमेस्टर में होते थे, तो उनको कवर करना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन मैंने अपना एमएस भी जो है वो दिन रात लगा के किया था, ताकि जो है वो अगर लाइक के अगर मैं पढ़ ही रही हूँ, एक डिग्री कर ही रही हूँ, तो उसको अच्छे तरीके से कर लूँ। ठीक है। और मैम तो आप आपका गवर्नमेंट। जी जी। आपको एमएस कंप्लीट करने के बाद मतलब पाकिस्तान में लाहौर में, जैसे अभी आप लाहौर में है, तो आपको लाइक कभी जॉब ऑफर हुई है? जैसे अभी मतलब मैंने आपको मेरा पता है कि मैंने सर्विसेज में इंटर्नशिप की थी और वहाँ वैकेंसीज निकली थी, लेकिन ना मैंने सर्विसेज के अलावा एज एमआईटी के स्टूडेंट्स के लिए इतनी वैकेंसीज निकलते हुए नहीं देखी। या तो वहाँ पे टेक्नीशियंस लगे हुए होते हैं, और अगर बेटा ये हमारा वैकेंसीज जो है ये इससे अबाउट में कुछ भी आपको क्या कहूँ, अब क्लास है, बाकी बच्चे भी हैं। ये हमारा जो है वो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ एमआईटी के साथ नहीं है। ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब की डेफिशिएंसीज हैं इन पाकिस्तान। और ये किसी इंसान का फेलियर नहीं है, दिस इज़ अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का फेलियर है कि जो है वो वैकेंसीज अगर की नहीं निकल रही। पीएचडी लोग हैं जो वो हमारे पास मसला ये है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही। इसमें एमआईटी का कोई कसूर नहीं है, इसमें फिजियोथेरेपी का कोई कसूर नहीं है, इसमें किसी भी फील्ड का कोई कसूर नहीं है। इवन अगर आप एमबीबीएस के लोगों को देखो, तो बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले लोग भी हैं जो एमबीबीएस करके बहुत लो वेजेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। इसमें तो ऐसे ही है। ये किसी का भी फॉल्ट नहीं है हम में से, ना मेरा ना आपका ना किसी का। ये जो है वो स्टेट का फेलियर है। स्टेट का जो है वो ऊपर से ही जो है वो हमारे पास ऐसा निज़ाम है अनफॉर्चुनेटली, तो जिस वजह से जो है वो ये सारी प्रॉब्लम लेकिन आती मैम है। मैंने अभी इधर सऊदीया में एक दो हॉस्पिटल्स में, जैसे मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए विजिट कर रही हूँ और डिफरेंट डॉक्टर से मिलती हूँ ना, तो जब उन्हें मैं अपनी फील्ड के बारे में बताती हूँ ना, तो वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में मैं थी और फिर मतलब आप मैं जो किस है वो सऊदी अरब में ही रहें, और बाकी भी जो है वो आवाम जो बाहर जा सकती है, आई विल सजेस्ट के गो देयर एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। ठीक है। क्योंकि क्योंकि मैम पाकिस्तान से मैंने बाहर हर चीज़ को ही जो है वो बहुत बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई जाओ बाहर और एमएस करो, अपने पीएचडीज करो, और जो है वो अच्छी सी अच्छी रिसर्च करो और अपने आप को एक्सप्लोर करो। मैम और टीचर्स के अकॉर्डिंग तो हमें अपनी फील्ड इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब इतनी अच्छी लगती है कि हम इसको बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारी एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट है इस फील्ड से रिलेटेड। लेकिन जब हम वैसे भी जो है वो प्रैक्टिकली कहीं मेडिकल जो है, मेडिकल फील्ड जो है वो बड़ी आई मीन कि ये जो है वो खुदाई जो पेशा इसको नहीं सॉरी नहीं सॉरी पैगम्बरी पेशा। ठीक है। गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तो जो है ये बड़ी जो है वो जो एजुकेशन लेना और देना और इंसानी जिस्म का जो है वो इल्म जो है वो बहुत बड़ी इसकी वैल्यू है और इम्पोर्टेंस है। तो जो है वो आई थिंक कि यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो अपकमिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। तो मैं तो अपने बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जो है वो अच्छी जगहों से पढ़ो, एमएस करो, पीएचडीज़ करो, अच्छी सी रिसर्च करो, और अगर एक फील्ड में आ ही गए हो तो उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से करो। ठीक है। इंशाल्लाह। अगर यहाँ पे नहीं है प्रैक्टिकल, आप लोगों ने परेशान नहीं होना।
बहुत सारी चीज़ों का मैंने भी प्रैक्टिकल नहीं किया, जैसे मेरी भी प्रैक्टिस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की नहीं है, ठीक है, ऐसा सच नहीं है जैसी होनी चाहिए। बाकी फील्ड्स की तो अल्हम्दुलिल्लाह है मेरी प्रैक्टिस, लेकिन उस फील्ड की नहीं है, और मैं उसमें करना चाहती भी थी, लेकिन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली और नहीं कर सकी। तो इसी तरह से जो है वो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, कहीं प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, आपने परेशान नहीं होना, अपना टाइम यूटिलाइज़ किया करें, अपने घर के पास जो क्लिनिक्स हैं, जो आपके घर के पास हॉस्पिटल्स हैं, उनको विज़िट किया करें, अनपेड इंटर्नशिप्स करें। जो है वो हमारे मुल्क में तो यही चीज़ें चलती हैं कि लाइक ऑल के यही है कि जितनी जो मेहनत करता है उसको उतना ही जो है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, उसको मिल भी जाता है। तो बस अपनी मेहनत जारी रखें, बाकी अल्लाह ताला देने वाला है, और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें, लेकिन अपना पूरा जो है वो अपना फुल फ्लेज जो है वो देने की कोशिश किया करें। ठीक है बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर के हवाले से या वैसे ही? जी बेटा बोलें। मैम जैसे एज अ रेडियोग्राफर तो हम अपना क्लिनिक बनाए तो रिपोर्ट नहीं लिख सकते कुछ? नहीं बेटा, रिपोर्ट्स आर नॉट अलाउड फॉर एक्सरेज के लिए आप रिपोर्ट नहीं लिख सकते, अल्ट्रासाउंड की आप रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपना जो है वो मतलब यहाँ पे तो चलता है, पाकिस्तान में तो चलता है, आप रिपोर्ट लिख सकते हो, लेकिन जो है वो लाइक मैं तो इस चीज़ को नहीं कहती कि आपको रिपोर्ट लिखनी चाहिए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड अगर आपको बहुत अच्छा आता है, आप कर लेते हो, तो आप उसकी रिपोर्ट लिखें। एक्सरेज की रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट्स भी जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट लिखना स्टार्ट कर दें तो फिर रेडियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड इज़ अ मोडालिटी के जिसमें जो है वो आप रिपोर्ट कर भी सकते हो और लिख भी सकते हो, बट एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड जितनी भी जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स मोडालिटीज़ हैं, उनके लिए जो है वो नहीं लिखनी चाहिए। अगर किसी को आता भी है तो भी नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोगों ने परेशान नहीं होना, कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ठीक है। मैम इवन इमेजिन करें कि क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने आज तक प्रोब को भी नहीं देखा, और लिटरली उन्हें हेड पोजीशन प्रोब की और फुट पोजीशन भी नहीं पता। और वो बच्चे जब हम जो इंटर्नशिप करते हैं, जैसे सबकी फैमिलीज इंटर्नशिप अलाउ नहीं करती जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं होती है, तो वो फिर हमसे पूछते हैं, और इतना बुरा लगता है ना फिर कि लाइक हमारे ही क्लास वाले से इतने पढ़ने वाले हैं और उनको इस तरह की बेसिक्स नहीं पता है। ड्यू टू दिस पैंडेमिक बस हम लोगों ने कोई रोटेशन नहीं बहुत की। ज़्यादा चीज़ें जो है वो सिर्फ आप लोग फेस नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स फेस नहीं कर रहे, ओवरऑल सब लोग फेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैम। लाइक लेबरर्स फेस कर रहे हैं, लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, हर चीज़ जो है वो बड़ी बुरी सी चल रही है। बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और आफ्टर ईद जो है अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि आप लोग जो है वो ऑन कैंपस आए, तो अल्ट्रासाउंड की मशीन है हमारे पास डिपार्टमेंट में, तो मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी इंशाल्लाह, और आप लोगों को जो है वो बुला के तो हम जो है वो अल्ट्रासाउंड का बेसिक्स जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह मैम, आप एक लास्ट बात है, आप दुआ कीजिएगा। हम स्टूडेंट्स ने मतलब क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके एक एनपीओ बनाई है, और हम लोगों ने एक टास्क मतलब कंप्लीट ईयर जब तक पैंडेमिक चल रहा है और आफ्टर पैंडेमिक जो मतलब फैमिलीज डेली वेजेस पे काम करती हैं और इस वजह से उनके मतलब घर का सिस्टम नहीं चल रहा, हम लोगों ने राशन ड्राइव शुरू किया। तो आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें सक्सेसफुल करे इस चीज़ इंशाल्लाह में। बेटा, इंशाल्लाह लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। मैं अपने सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, ठीक है। और एट द एंड में बस यही कहूँगी कि जो है वो बेटा हार्ड वर्क के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये दुनिया जो है वो इस दुनिया में रहना आसान काम नहीं है, ठीक है। और हार्ड वर्क के बगैर आपको कुछ नहीं मिलना, चाहे वो आप किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं ना, तो विदाउट हार्ड वर्क आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, ठीक है बेटा। यस थैंक यू सो मैम। मच फॉर योर टाइम। और जो है वो प्लीज़ जो ये जितने भी लेक्चर्स हमने किए हैं जो है वो इनको आपने पढ़ना है, और अपने क्वेश्चंस अगर कोई नहीं जो है वो हल हो रहे, आप लिख लीजिएगा, और आफ्टर ईद इंशाल्लाह मिलते हैं। इंशाल्लाह आखिरी मैम। अशरे में जो है वो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और आप लोगों को ईद की भी मुबारक हो सबको। और फिर हम इंशाल्लाह भी ईद के बाद ही जो है वो अपना
जो है वो स्टार्ट करेंगे जो रिमेनिंग कोर्स है, ठीक है। यस मैम। ओके बेटा, थैंक यू। अल्लाह मैम अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़।